अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो रैंडम है, रेगुलर नहीं है। तो जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता है। वक्त के साथ साथ रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है वो ऐसा ऐसा कम होता जाता है। अब रेडियो एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तादाद पर। अब जैसे जैसे जो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कम होता जाता है तो उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी तादाद भी कम होती जाती है। तो हमने डीके में तो पढ़ा है, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसा ऐसा एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज होता रहता है। अब जैसे जैसे ये एलिमेंट चेंज होता है तो जाहिर सी बात है पिछले एलिमेंट की तादाद कम होती है। पिछले एलिमेंट की तादाद कम होने से जो रेडिएशंस है उनकी तादाद भी कम होती है। अब हम यूँ कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ अनस्टेबल न्यूक्लाई पर। अब ज़्यादा न्यूक्लाई होंगे, ज़्यादा एलिमेंट, ज़्यादा एटम्स होंगे तो रेडियो एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। कम एटम होंगे तो रेडियो एक्टिविटी भी कम होगी। हाँ, लेकिन ना हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो कांस्टेंट फ्रैक्शन रखता है लार्ज नंबर ऑफ़ अनस्टेबल न्यूक्लाई पर। सर्टेन टाइम के अंदर वक्त के साथ साथ रेडियो एक्टिविटी में कितनी कमी आएगी वो कांस्टेंट होती है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। अब जो डिके का टाइम है ना किसी भी एलिमेंट का वो अनलिमिटेड होता है, मतलब कि डिके के रेट तो कम होता है लेकिन ये है कि कभी ख़त्म नहीं होता। डिके हमेशा जारी ही रहता है। एलिमेंट्स की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, एटम कम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका टाइम क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। अब डिके के बारे में हम एक टर्म यूज़ करेंगे हाफ लाइफ। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ बातें जो हमने पहले भी पढ़ी हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो हमारे पास है 2+2। और उसके बाद किसी भी एलिमेंट में से जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलती है तो उसके मास के अंदर 4 की कमी आती है। ये हम जानते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2 है और अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो है 4। तो जब भी किसी भी एटम में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे तो उसके मास के अंदर कमी कितनी आएगी? 4 की। मतलब पहले से वो a-4, पहले a है तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलने के बाद वो a-4 हो जाएगा। इसी तरीके से उसके चार्ज में भी 2 की कमी आएगी, क्योंकि चार्ज 2 है, 2 निकल जाएगा। तो जो चार्ज है, चार्ज नंबर है उसमें या एटॉमिक नंबर है उसमें भी कितने की कमी आएगी? 2 की। इसी तरीके से उसका जो न्यूट्रॉन नंबर है उसमें भी कितने की कमी आएगी? 2 की कमी आएगी। यहाँ पर देखिए ना, टोटल मास 4 था, उसमें 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे। तो जब 4 मास निकलेगा तो जाहिर सी बात है 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, दोनों को मिलाकर टोटल 4 बनते हैं। अब इसी तरीके से बीटा पार्टिकल में हमने पढ़ा, बीटा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो -1 होता है और नेगेटिव चार्ज है -1 होता है। अब इसका मास जो है वो नहीं होता, वैसे मास होता है लेकिन ना होने के बराबर कंसीडर किया जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिसको हम ज़ीरो ही कंसीडर करते हैं अल्फ़ा के मुकाबले में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मुकाबले में। अब जाहिर सी बात है जब अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल किसी भी एटम में से निकलेंगे तो उसके मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन उसका चार्ज है उसमें कमी आएगी -1 की। तो जब चार्ज में -1 की कमी आएगी तो असल में जो चार्ज है वो प्लस हो जाएगा, तो यानी 1 बढ़ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जाहिर सी बात है जब एक प्रोटॉन बढ़ गया है तो मास को बैलेंस रखने के लिए एक न्यूट्रॉन को कम होना पड़ेगा। देखिए +1 -1 फिर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये n के साथ -1 क्यों आ गया। अब बच्चों देखो, सिंपल जैसे हम मैथ में करते थे कि एक चीज़ अपनी तरफ से प्लस करते थे
और अपनी तरफ से माइनस करते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जो चीज़ अपनी तरफ से प्लस करे किसी टर्म में, अगर वही चीज़ हम माइनस कर दें तो उस टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि मास है, मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हमने चार्ज एक ज़्यादा करना है, प्रोटॉन एक ज़्यादा करना है, तो फिर न्यूट्रॉन को एक क्या करना पड़ेगा, कम, ताकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करें तो दोबारा कोई फ़र्क ना पड़े, आंसर क्या है, ज़ीरो आए। तो लिहाजा जब एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है तो फिर एक न्यूट्रॉन के में क्या आती है, कमी आती है, ताकि उसका मास दोबारा क्या रहे, ए ही रहे। तो मास को कांस्टेंट रखने के लिए अगर एक प्रोटॉन बढ़ा है तो फिर एक न्यूट्रॉन क्या होगा, कम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ये रूल। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है गैमा। गैमा रेज है। गैमा रेज का चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और इसका मास भी कोई नहीं होता, तो यहाँ पर मास भी नहीं होगा, नो मास, या ज़ीरो कह लें, चार्ज भी ज़ीरो, मास भी ज़ीरो। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, चार्ज ज़ीरो है, मास ज़ीरो है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब गैमा रेज किसी भी पार्टिकल में से निकलेंगी तो उसका एटॉमिक मास भी वही रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर भी वही रहेगा, उसका न्यूट्रॉन नंबर भी वही रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमने डीके के अंदर पढ़ी थी डिटेल के साथ, तो आपको दोबारा से रिव्यू कर दिया मैंने कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा पार्टिकल जब निकलते हैं तो क्या होता है। जाहिर सी बात है, जब ये रेडिएशन एक एटम में से निकलेंगी तो उसमें कमी आएगी, वो चेंज हो जाएगा दूसरे एलिमेंट में, जैसे मैंने बताया था कि पेरेंट एलिमेंट चेंज हो जाता है डाटर एलिमेंट में। तो जाहिर सी बात है, पेरेंट एलिमेंट में कमी आ रही है और डाटर एलिमेंट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो अब कमी कितने की आ रही है और किस तरह से आ रही है, क्या रेट है, उस टर्म को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, ये टाइम है। हाफ लाइफ ये टाइम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आधी तादाद कन्वर्ट हो जाती है डाटर न्यूक्लाई में। वो वक्त जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आधी तादाद डिसइंटीग्रेट होकर किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए और बाकी सिर्फ आधी रह जाए, उस वक्त को बोलते हैं उस एलिमेंट की हाफ लाइफ। तो इसकी डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की हुई है। The time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called half life of the sample of the radioactive element। तो हम एक सैंपल लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिके हो रहा है। तो अब डिके होने के बाद आधा वो हमारा जो सैंपल है वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया और बाकी ओरिजिनल कितना रह गया, आधा। तो वो वक्त जिसमें ये आधा रह गया तो उस वक्त को इसका बोलेंगे हाफ लाइफ। अब मिसाल के तौर पर हम लेते हैं हाफ लाइफ रेडियम की। हर एलिमेंट की अपनी हाफ लाइफ होती है, जिस तरह बाकी चीज़ें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसी तरह हर एलिमेंट की हाफ लाइफ भी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट होती है सब एलिमेंट की। तो हम ले लेते हैं रेडियम को, रेडियम 226। अब रेडियम 226 की हाफ लाइफ है 1620 साल। अब वो वक्त जिसमें रेडियम हाफ होगी वो कितना है, 1620 साल। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 केजी रेडियम लेता हूँ तो ठीक 1620 साल बाद वो हाफ केजी बाकी बच जाएगी। बाकी जो हाफ केजी है वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो ये रेडियम की कहलाती है हाफ लाइफ। 1620 साल क्या है, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम। अब इसी तरह से मज़ीद अभी ये जो बाकी हमारे 1620 साल बाद हमारे पास रेडियम कितनी बच गई, हाफ के जी। अब मज़ीद 1620 साल गुजरेंगे तो वो इस हाफ की भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब 1/4 kg। तो मतलब हर हाफ लाइफ बाद एक एलिमेंट पहले से आधा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हाफ लाइफ के बाद ना, पहली हाफ लाइफ के बाद एलिमेंट आधा हो जाए, अगली हाफ लाइफ के बाद एलिमेंट ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाफ लाइफ का मतलब है कि जितना सैंपल बचा हुआ है उसका हाफ हो जाएगा। मतलब पहले क्या था, 1 kg था तो उसका हाफ हो गया, मतलब हाफ kg। अब हाफ kg है तो उसका हाफ होगा, मतलब 1/4 kg। फिर मजीद अगले 1620 साल बाद 1/4 का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 1/8 kg। तो मतलब कि हर हाफ लाइफ बाद जो चीज़ बची होती है वो अपने आप का हाफ हो जाती है। इस तरीके से एलिमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हाफ का हाफ, फिर हाफ का हाफ, इस तरह से पहले से कम होता जाता है। एलिमेंट की मिकदार कम होती जाती है, लेकिन हाफ लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। इसका ग्राफ यहाँ बुक में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये ग्राफ के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हाफ लाइफ को। तो यहाँ पर पहले हमारे पास है एलिमेंट 1,
मतलब उसकी तादाद 1 kg फ़र्ज़ कर लेते हैं, टाइम 0 है, मतलब हाफ़ लाइफ स्टार्ट नहीं हुई। फिर हाफ़ लाइफ स्टार्ट हो गई, ठीक 1620 साल बाद ये रेडियम क्या हो गया, आधा हो चुका है, 1/2, 1620 साल बाद। अच्छा, मज़ीद अगले 1620 साल बाद उस आधे का भी आधा हो गया, जो बचा हुआ था ना उसका आधा हो गया, मतलब कि ये कितना रह गया, 1/4। फिर ठीक अगले 1620 साल बाद, मतलब कि 4860 साल बाद उस आधे का भी आधा हो जाएगा, यानी कितना रह जाएगा, 1/8। इस तरीके से ऐसा ऐसा वो डिसइंटीग्रेट होगा। इस ग्राफ से ये भी पता चल रहा है कि जो डिके का रेट है वो भी वक्त के साथ कम होता है। ये देखिए, ये ग्राफ की शार्पनेस बताती है कि पहली हाफ लाइफ में बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिके होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। फिर अगली हाफ लाइफ में डिके होने का रेट कम हो जाएगा, फिर उससे अगली हाफ लाइफ में डिके होने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो हाफ लाइफ बढ़ती है, जो डिके रेट है वो स्लो होता जाता है। हाफ लाइफ का जो प्रोसेस है वो तो वही रहता है, लेकिन जो डिके है वो स्लो होता रहता है। यानी कि पहली हाफ लाइफ में बहुत ज़्यादा डिके होगा, क्योंकि एलिमेंट के नंबर ज़्यादा हैं, एटम ज़्यादा हैं, यानी कि पहली हाफ लाइफ में आधा किलो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगली हाफ लाइफ में आधा किलो नहीं होगा, अगली हाफ लाइफ में सिर्फ क्या होगा, आधा किलो का आधा किलो डिसइंटीग्रेट होगा। तो मतलब कि डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर उससे अगली हाफ लाइफ में डिसइंटीग्रेट, यानी 1600, पहले 1620 साल बाद आधा किलो रेडियम आधी होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। लेकिन अगले 1620 साल बाद वो आधा किलो नहीं होगी डिसइंटीग्रेट, बल्कि आधा किलो की कम होगी, मतलब आधा किलो की भी हाफ। फिर उससे अगले 1620 साल बाद, यानी आने वाले हर 1620 साल बाद डिसइंटीग्रेट होने वाली रेडियम की तादाद कम होती जा रही है, मतलब रेडिएशन कम मिलेंगी। पहली हाफ लाइफ में रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलेंगी, दूसरी हाफ लाइफ में उससे कम, तीसरी में उससे कम। तो ऐसे ऐसे जो डिसइंटीग्रेशन की रेट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, अब हम मेजर करते हैं हाफ लाइफ को। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फ़र्ज़ करें कि हाफ़ लाइफ हमारे पास किसी भी चीज़ की वो है टी, 1/2। तो शुरू में देखें, हाफ़ लाइफ नहीं शुरू हुई थी तो हमारे पास चीज़ थी 1 किलो फ़र्ज़ कर लेते हैं। पहली हाफ़ लाइफ के बाद, यानी 1T1/2, पहली हाफ लाइफ के बाद चीज़ पहले से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब उससे जो अगली हाफ लाइफ है, दूसरी हाफ लाइफ में चीज़ उस आधी की भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब 1/2.1/2। तो उस आधी की भी आधी, मतलब कितनी हो गई, 1/4। अच्छा, इसी तरीके से तीसरी हाफ लाइफ है, उसमें उस आधी की भी क्या हो जाएगी, आधी होगी, जो बची हुई है। अब बची हुई कितनी है, 1/4, इसकी भी आधी हो जाएगी, मतलब क्या हो गया, 1/8। इसी तरह से चौथी हाफ लाइफ है, चौथी हाफ लाइफ में उस आधी की भी क्या हो जाएगी, आधी, जो बची हुई है। इस तरीके से ये प्रोसेस क्या रहेगा, जारी रहेगा। इसका मतलब हर हाफ लाइफ में चीज़ जो बची हुई है वो अपने से भी क्या हो जाएगी, पहले से आधी हो जाएगी। ये अमल इनफिनाइट टाइम के लिए जारी रहेगा। तो इनफिनाइट हाफ लाइफ चाहिए होगी एक एलिमेंट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए। तो मतलब हाफ लाइफ का प्रोसेस नहीं रुकता, ये जारी रहता है हमेशा के लिए। अब हमने देखा कि ये एक कांस्टेंट पैटर्न के साथ डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। इसके लिए फिर हम एक फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, या 1/2 है, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर हम 1, वही आएगा। अच्छा, यहाँ जो दूसरी हाफ लाइफ है उसमें 1/4 बचा हुआ है एटम पहले से, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तीसरी हाफ लाइफ है, इसमें जो एलिमेंट है पहले से 8 गुना कम हो गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसी तरह चौथी हाफ लाइफ है, चीज़ 16 गुना कम हो गई है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। एक बात यहाँ पर देखें, पहली हाफ लाइफ है 2 की पावर 1 आ रही है, दूसरी हाफ लाइफ है 2 की पावर 2 आ रही है, तीसरी हाफ लाइफ है 2 की पावर 3 आ रही है, चौथी हाफ लाइफ है 2 की पावर 4 आ रही है। इसका मतलब जितनी हाफ लाइफ बढ़ती जाएंगी तो पावर, उतने की पावर में चीज़ डिसइंटीग्रेट होती जाएगी। तो जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़ेगी वैसे वैसे 2 की पावर भी बढ़ती जाएगी डिसइंटीग्रेशन रेट के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर। इसे फ्रैक्शन बोलते हैं ना, चीज़ 2 गुना कम हो गई, 4 गुना कम हो गई, 8 गुना कम हो गई, 16 गुना कम हो गई, ये फ्रैक्शन कहलाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल n हाफ लाइफ हो तो फिर
डिसइंटीग्रेट फ्रैक्शन भी कितनी होगी, 2 की पावर n होगी। तो मतलब कि n हाफ लाइफ हो तो चीज़ क्या है, कितनी डिसइंटीग्रेट होगी, 2 की पावर n में। मतलब कि सिंपल सी बात है, हमारे पास एक फार्मूला बन गया फ्रैक्शन का कि डिसइंटीग्रेट फ्रैक्शन मालूम करनी हो, कितनी हाफ लाइफ बाद चीज़ कितने गुना कम हो जाएगी, तो उसका फार्मूला बन गया 1/2 की पावर n। इसका मतलब हमें n हाफ लाइफ पता हो, हाफ लाइफ की तादाद पता हो, तो हम मालूम कर सकते हैं कि इतनी हाफ लाइफ बाद चीज़ अपनी असल सैंपल का इतना गुना कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक सैंपल है तो वो 5 हाफ लाइफ गुजर गई हैं। जो मेरे पास हाफ लाइफ है वो कितनी है, 5 हाफ लाइफ गुजर गई हैं। मतलब कि हाफ लाइफ का टाइम हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, टाइम तो n से फ़र्ज़ किया होगा, तो n हमारे पास हाफ लाइफ आ गए। तो मैंने ये बताना है कि 5 हाफ लाइफ बाद चीज़ कितने गुना कम हो जाएगी अपनी असल मिकदार के। तो सिंपल सा है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 की पावर 5, तो आंसर आ जाएगा 32। इसका मतलब 5 हाफ लाइफ बाद चीज़ अपनी असल वैल्यू के 32 गुना कम हो जाएगी। तो ये फ्रैक्शन मालूम करने का हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अच्छा, ये तो था फ्रैक्शन मालूम करने का फार्मूला। इससे हम बाद में बचे हुए एलिमेंट की तादाद भी मालूम कर सकते हैं कि कितना एलिमेंट बचा हुआ है, कितने एटम्स बचे हुए हैं, एटम की मिकदार भी मालूम कर सकते हैं। लेट करते हैं कि n जो है वो हमारे पास बाद के हाफ लाइफ के बाद जो बचे हुए एलिमेंट है, और n नोड क्या है, ओरिजिनल आइटम जो हाफ लाइफ शुरू होने से पहले, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले जितनी हमने सैंपल लिया था, जितनी मिकदार में लिया था, वो फ़र्ज़ करें n नॉट है। और जो हाफ लाइफ के बाद जो बचा हुआ है, एक्सपेरिमेंट के बाद जो है एलिमेंट बचा हुआ है वो n है। तो ये है ओरिजिनल एटम्स की तादाद और ये बाद में बचे हुए एटम की तादाद। तो हम बाद में बचे हुए एटम, जो ओरिजिनल एटम है, उनकी तादाद को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे बाद में बचे हुए एटम की तादाद या एलिमेंट की मिकदार, कि बाद में कितना एटम बचा हुआ है, कितना एलिमेंट बचा हुआ है। तो ओरिजिनल एलिमेंट को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा कि बाद में कितने एलिमेंट बचे हुए हैं, हमारे पास कितने एटम बचे हुए हैं, बाद में कितनी मिकदार बची हुई है। तो ये हमारे पास फार्मूला किसका है, ये बाद में बचे हुए डिसइंटीग्रेटेड एटम या एलिमेंट्स मालूम करने का फार्मूला है, और ये हमारे पास फ्रैक्शन मालूम करने का फार्मूला है। अगर हमें हाफ लाइफ की तादाद पता हो, एक हाफ लाइफ है, 2 है, 3 है, इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं फ्रैक्शन, और इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं बाद में बचे हुए रिमेनिंग एटम्स की तादाद। ओरिजिनल एटम की तादाद को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो हाफ़ लाइफ का प्रोसेस है ना, हाफ़ लाइफ का प्रोसेस क्या है, ये फ़िज़िकल एक रिएक्शन है, फ़िज़िकल प्रोसेस है। ये नहीं डिपेंड करता किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, फिज़िकल कंडीशन के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर, या किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, ये सिर्फ टाइम पर डिपेंड करता है। वक्त के साथ ये रिएक्शन होता रहता है, दरमियान में कोई भी तब्दीलियां आएँ, हाफ़ लाइफ का प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता। मिसाल के तौर पर रेडियम अभी लिया, रेडियम की हाफ़ लाइफ 1620 साल है, तो 1620 साल बाद ठीक ये अपनी असल मिकदार का हाफ़ हो जाएगा। अब इस 1620 साल के अंदर चाहे टेम्परेचर चेंज हो, मौसम चेंज हो, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, कोई भी फिज़िकल कंडीशन चेंज हो, इस अमल ने स्लो या फास्ट नहीं होना। जो इसका टाइम है, उस टाइम के बाद ये हाफ़ हो जाएगा। तो ये किसी भी चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता।